सन 1947 में भारत देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उस वक्त कई ऐसे भारत के प्रदेश थे जो अब भी विदेशी हुकूमत में जी रहे थे, जिनके नाम थे आज का प्रसिद्ध गोवा, दीव और दमन। आज़ादी के 14 साल बाद भी सन 1961 तक भी गोवा, दीव और दमन पोर्टुगीज राज के कब्जे में थे। इतने सालों में भारत तो एक सार्वभौम और प्रजासत्ताक देश बन चुका था, लेकिन दीव, दमन, गोवा और दादरा और नगर हवेली कहा जाने वाला लगभग 4300 किलोमीटर वाला ये विस्तार पोर्चुगल के कब्जे में था। भारत के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय इन प्रदेश की आज़ादी के लिए पत्र लिखते, लेकिन सामने से उसका कोई भी जवाब नहीं आता था। और उस तरफ पोर्टुगीज का सरमुखत्यार शासक एंटोनियो सालाजार भी कोई खास जवाब नहीं दे रहा था। इन सब के बीच गोवा, दीव और दमन में भी मुक्ति संग्राम के कई आंदोलन भी शुरू हुए थे। इस वजह से हमारे पास अब दो रास्ते थे। एक था उस आंदोलनकारियों को सपोर्ट करके उन्हें बढ़ावा देना और पोर्टुगल के सत्ताधीशों के साथ इनडायरेक्ट वॉर लड़ना। ये रास्ता थोड़ा लंबा था और उसके और में हमारे पास दूसरा रास्ता ये था कि भारत खुद ही फौजी कार्यवाही करे और कुछ ही घंटों में उस विस्तार को पोर्टुगल से आज़ाद करवा ले। यहाँ नेहरू सरकार पर भी युद्ध का और एक्शन लेने का दबाव बढ़ा और स्थानिक जनता भी पोर्टुगल के विरोध में थी। इतने दबाव और विरोध के बावजूद भी नेहरू सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। इसका सीधा कारण ये था कि पश्चिमी देशों ने भारत सरकार को पोर्टुगल पर कोई भी युद्ध कार्यवाही न करने की सूचना दे रखी थी और ये सूचना नम्र भाषा में दी गई धमकी समान थी। यूं तो हमारे लश्कर को फौजी कार्यवाही करने का आदेश भी मिल चुका था, लेकिन कोई पश्चिमी देश नाराज ना हो, इस वजह से इन आदेश को टाला जा रहा था। खैर, ऐसे ही शांति वार्ता चलती रहती और पोर्टुगल के खिलाफ कोई कार्यवाही होती ही नहीं। अगर एक ऐतिहासिक घटना न घटती तो हुआ यूं के साबरमती नाम का पैसेंजर जहाज मुंबई से होकर कोची तक जा रहा था। दिन था 24 नवंबर 1961 और जहाज के दरियाई मार्ग से मुंबई से कोची तक जाने के लिए बीच में पोर्टुगल अधिकृत गोवा का विस्तार पड़ने वाला था। साबरमती जहाज जैसे ही गोवा के दरियाई विस्तार में दाखिल हुआ, वैसे ही जहाज पर हमला किया गया, जिसमें एक पैसेंजर और एक इंजीनियर मारे गए। पोर्टुगल द्वारा किए गए अटैक की इस घटना ने स्थानिक लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश जगा दिया और अब तत्काल कार्यवाही करने पर भारत सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और कोई कारण के बिना हुए इस हमले को भारत सरकार भी सहने वाली नहीं थी। और इस बार सरकार की धीरज टूट गई और तत्काल सेना को सज्ज किया गया और पोर्टुगल के खिलाफ युद्ध कार्यवाही करने का अभियान बनाया, जिसका नाम ऑपरेशन विजय दिया गया। याद रहे कि 1999 में कारगिल में घूसखोरों के खिलाफ किए जाने वाले युद्ध अभियान का नाम भी ऑपरेशन विजय दिया गया था। भारत सरकार इस बार किसी भी पश्चिमी देशों के दबाव में आए बिना पोर्टुगीज सरकार को सबक सिखाना चाहती थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब भूमि, आकाश और दरियाई तीनों मोर्चों द्वारा पोर्टुगल पर हल्ला बोलने की तैयारियां हो चुकी थी और अटैक का दिन तय किया गया 18 दिसंबर 1961। इस युद्ध कार्यवाही के पहले ऑपरेशन विजय को टॉप सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि अगर इसकी जानकारी पोर्टुगल को हो जाती तो वो पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर दबाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करते और पोर्टुगल से और ज्यादा अपने सैन्य और शस्त्र को मंगवाकर युद्ध के लिए सज्ज होने की तैयारी करते। उस वक्त भारतीय सैन्य द्वारा पोर्टुगल अधिकृत प्रदेश को जीत लेना कुछ ही घंटों का काम था, लेकिन फिर भी भारत सरकार ये नहीं चाहती थी कि हमारे ज्यादा सैनिक इसमें शहीद हो। सरकार चाहती थी कि कुछ भी ज्यादा नुकसान हुए बिना ही हमें एक तरफी इस युद्ध को जीतना है। इस वजह से ऑपरेशन विजय का सीक्रेट रहना बहुत जरूरी था। अब भूमि युद्ध के मोर्चे पर आक्रमण करने का चार्ज लेफ्टिनेंट जनरल JN चौधरी को दिया गया। ऑपरेशन विजय के लिए 20,000 सैनिकों को तैनात किया गया। AMX-13 टाइप की टैंक्स को काम पे लगाया गया। कई सारे अस्त्र शस्त्र और सेना को पूर्णतः सशक्त बनाया गया। 18 दिसंबर 1961 के दिन सुबह के 5:15 पर भारत की दो फौज डोडामार्क नाम के गांव को क्रॉस करके गोवा की सरहद में घुस गई। ऑपरेशन विजय के प्लान के अनुसार भारतीय सेना को तिविम, मापुसा
और बेतीम इस मार्ग पे आगे चलकर राजधानी पणजी तक पहुंचना था। लेकिन बीच में पोर्टुगीज सैनिकों ने काफी सारे पुल को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण भारतीय सेना की आगे कूच की गति थोड़ी धीमी पड़ी। फिर भी पोर्टुगीज जवानों की पीछेहट होती रही और उसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने अपना दम दिखा दिया। कैनबेरा प्रणाली के 12 फाइटर प्लेन डेबोलिन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए और कुल मिला के लगभग 28,000 बॉम्ब उस एयरपोर्ट के रनवे पर बरसा दिए, जिस वजह से पोर्टुगीज एयरफोर्स की कमर टूट गई और पोर्टुगल देश से भी कोई फाइटर प्लेन गोवा की धरती पे आके प्रतिकार करने की अब हालत में नहीं था। इन सब के बीच भारतीय नौसेना ने 18 दिसंबर के दोपहर को गोवा के अंजदीव पर हमला करना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में अंजदीव को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद भारत की खुश्कीदर की सेना भी दूसरे मार्गों से नदी नालों को क्रॉस करती हुई गोवा में भीतर की ओर घुस गई और पोर्टुगीज सैनिकों को परास्त करती हुई आगे बढ़ने लगी। लड़ाई शुरू होने के महज 30 घंटे बाद ही पोर्टुगीज गवर्नर जनरल मैनुअल द सिनवाल को लगा कि अब भारतीय सैन्य को ज्यादा देर तक रोक पाना आसान नहीं होगा और उन्होंने 19 दिसंबर 1961 के दिन रात को 10:30 बजे शरणागति पत्र लिखकर भेज दिया। गोवा के प्रदेश को भारत के ताबे में करने के बावजूद भी इस तरफ 72 चौरस किलोमीटर वाले दमन और 40 चौरस किलोमीटर वाले दीव को पोर्टुगीज सरकार भारत के कब्जे में देने के लिए राजी नहीं थी। इसलिए भारतीय सेना की कुछ बटालियन दमन और दीव की ओर भी अपनी व्यूहात्मक कार्यवाही के साथ आगे बढ़ी और कुछ ही घंटों में दीव और दमन को भी भारत के कब्जे में ले लिया गया और लड़ाई के पूरे 41 घंटे बाद दीव, दमन और गोवा तीनों भारतीय सेना के कब्जे में था। इस तरह पूरे 450 साल तक किए जाने वाले पोर्टुगीज राज का भारतीय मूल भूमि पर सिर्फ 41 घंटों में अंत कर दिया गया। इस छोटे से युद्ध के वक्त या उसके बाद भारत के सामने कोई भी विदेशी ताकत अपना प्रतिकार नहीं कर सकी और पश्चिमी देशों ने पोर्टुगल का पक्ष लेकर भारत के खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की। इस हादसे से पता चलता है कि कभी कभी संयम और अहिंसा से जो न मिल सके उन हकों की प्राप्ति के लिए प्रतिकार करना पड़ता है और भारत ने उस वक्त वही किया और इस तरह गोवा, दीव और दमन भारतीय मूल भूमि में फिर से सम्मिलित हो गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको भारत ने लड़े इस छोटे से वॉर की दास्तां अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे मुलाकात होगी फिर से नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। टेक केयर।